स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान विषय को। क्लास 9th अध्याय फर्स्ट फ्रांसीसी क्रांति जो है हम पढ़ रहे थे। ये आपका भारत और समकालीन विश्व जो है उसका जो उपभाग है आपका फ्रांसीसी क्रांति, उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हमने फ्रांसीसी क्रांति में हम 2 क्लासें आपकी ले चुके थे इससे रिलेटेड, और इसमें हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, इसके उदय के बारे में, किस तरीके से लुई सोल्वे जो है नेशनल असेंबली घोषित करता है और जो है उनको सत्ता स्थापित करने की जो है वो आज्ञा दे देता है ये नेशनल असेंबली को स्थापित करने के लिए। ठीक है, हम यहाँ तक जो है पढ़ चुके थे। हम 1789 के विषय में जो है चर्चा कर चुके थे। इस सन आपका कितना इम्पोर्टेंट रहता है इसके बारे में बता चुकी थी आपको। आई होप आपने ये सब कुछ यहाँ तक जो है पढ़ लिया होगा। आगे जो हमारा था नेक्स्ट टॉपिक वह रहता है फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। ठीक है, तो किस प्रकार जो है फ्रांस जो है एक संवैधानिक जो है राजतंत्र बन गया था, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम। नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया था। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीकृत होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया था। जिस प्रकार से अभी जो है हमारे यहाँ पर भी वर्तमान प्रेजेंट टाइम में भी हम देखते हैं, हमारे भारत में देखते हैं तो हमारे यहाँ पर भी कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। ठीक है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका। तो उस समय जो फ्रांस में जब उनको सत्ता मिली, हाथों में मिली फ्रांस को, तब उस समय 3 भागों में विभाजित हुआ। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित हुआ ये। ठीक है, इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। किस प्रकार राजतंत्र है यहाँ पर, किस प्रकार राजतंत्र स्थापित हुआ? संवैधानिक, जिसमें संविधान था। ठीक है, संविधान जो है वैसे आपने 8th क्लास में पढ़ चुके हो तो मुझे इसका बारे में जो है विस्तृत रूप में समझाने की आपको आवश्यकता नहीं है। भारत के अंदर जो संविधान होता है उसी प्रकार से फ्रांस में भी जो है एक संविधान तैयार हुआ था। संविधान के द्वारा एक संवैधानिक राजतंत्र की नींव डाली गई थी। ठीक है, आपको जो है ये डायग्राम दे रखा है किस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था बनी थी। ये जो मैप दे रखा है, डायग्राम दे रखा है, इसको अच्छे से ध्यान से देखना है और समझना है किस प्रकार से उस समय फ्रांस में जो है एक संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी थी। यहाँ पर एक न्यायपालिका दे रखा है, कार्यपालिका दे रखा है, विधायिका दे रखा है। ठीक है, न्यायपालिका में एक न्यायाधीश होता है और जो न्यायाधीश है वह भी वोट के द्वारा जो है न्यायाधीश बनता है। किन किन का वोट लगेगा? इनको वोट लगेगा सक्रिय नागरिकों का। और सक्रिय नागरिक भी कौन है? सक्रिय नागरिकों का मताधिकार प्राप्त लोग 2.8 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 40 लाख लोग थे वो। ठीक है, वो तो थी सक्रिय जनसंख्या। निष्क्रिय जनसंख्या जिसमें मताधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, लगभग 30 लाख पुरुष, महिलाओं, बच्चों और 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था। उस समय फ्रांस में जब संवैधानिक राजतंत्र बन रहा था तब सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक, सक्रिय नागरिक जो मतदान दे सकते थे, जिसका अभी प्रेजेंट टाइम में जो है महिलाएं दे सकती हैं, पुरुष दे सकते हैं, और जो भी 18 ईयर्स के अबव है, ऊपर हैं, वो सभी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब फ्रांस में संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ तो उस समय जब न्यायाधीश जो बनता था तब उस समय जो है सक्रिय नागरिक देते थे जिनको मताधिकार प्राप्त था। और जो निष्क्रिय नागरिक में कौन कौन आते थे? निष्क्रिय नागरिक में वह 30 लाख व्यक्ति आते थे जिसमें पुरुष भी थे, महिलाएं भी थे, बच्चे, और 25 वर्ष से जो भी कम उम्र थे, उनकी जो अधिकतम आयु थी 25 वर्ष थी, 25 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति दे पाते थे। ठीक है, तो एक तो जो है सक्रिय और निष्क्रिय जो नागरिक हैं वो वोट न्यायाधीश को देते थे। और ये वोट किसको देते थे? इसका आगे देखो, कार्यपालिका में देखना। कार्यपालिका में कौन कौन है? 2 मुख्य लोग हैं, सम्राट और मंत्री। कार्यपालिका में कौन आ रहा है यहाँ पर? सम्राट और मंत्री आ रहा है। ठीक है, आगे देखो, सम्राट को कौन नियंत्रित कर रहा है यहाँ पर? नेशनल असेंबली, जिसके बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपकी जो पिछली क्लास जो दे रखी हैं वह अभी जो है पब्लिक कर रखी हैं, आपको प्राइवेट नहीं है। आपको अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लेना पीछे जाके। ठीक है, तो जो दोनों क्लासों के जो आपके वीडियो जो हैं आपको मिल जाएंगे, और वो दोनों को वापस से रिवाइज करके देख लेना। जिन्होंने नहीं देखा है वो फिर से देख लेना, ताकि जो आज की जो क्लास है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि किस प्रकार से नेशनल असेंबली का जो है उद्भव हुआ है, नेशनल असेंबली किस प्रकार स्थापित हुई है। तो आपको कम्प्लीटली जो है पीछे वाला आप 2 वीडियो देखोगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों वीडियो देख लेना। तो जो नेशनल असेंबली है
वो किसको नियंत्रित कर रही है यहाँ पर? सम्राट को। पहले सम्राट ही सर्वसत्ता होता था, सर्वोच्च जो होता था वो सम्राट ही होता था। लेकिन जैसे ही नेशनल असेंबली बनी उसके बाद में सम्राट को भी नियंत्रित कौन कर रही है? नेशनल असेंबली। और नेशनल असेंबली जो है वो और किसको नियंत्रित कर रही है? मंत्री को। सम्राट और मंत्री दोनों को कौन सी नेशनल असेंबली जो है वो नियंत्रित कर रही है। और नेशनल असेंबली किस में आती है? विधायिका में आती है। नेशनल असेंबली में सदस्य कितने हैं? 745। ठीक है। नेशनल असेंबली में जो भी सदस्य होते हैं, जो भी 745 जो सदस्य हैं, वो उनको वोट कौन देता है? निर्वाचक। 50,000 पुरुष निर्वाचक चुने जाते हैं। वो भी किसके द्वारा चुने जाते हैं? इन सक्रिय नागरिकों के वोट के माध्यम से जो हैं, जो सक्रिय नागरिक जो थे हैं, सक्रिय नागरिकों के वोट के द्वारा निर्वाचक चुने जाते थे और यही निर्वाचक नेशनल असेंबली में चुने जाते थे। और नेशनल असेंबली जो है सम्राट और मंत्री दोनों को नियंत्रित करती थी। तो न्यायपालिका में सिर्फ यहाँ पे न्यायाधीश हैं, ये भी वोट के द्वारा चुना जाता था। कार्यपालिका में आता है सम्राट और मंत्री। विधायिका में आपके आता है नेशनल असेंबली और निर्वाचक। ठीक है। तो ये किस प्रकार से चुने जा रहे हैं, ये आपका जो एक डायग्राम दे रखा है। तो इस डायग्राम को एक बार मेरे समझाने के बाद में एक बार आपको खुद को सेल्फ रीड करना है ताकि आपको कंप्लीटली जो है पूरा समझ में आ जाए। आगे देखो, सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया था। ठीक है। तो जो भी कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसका था? नेशनल असेंबली का। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था 25 वर्ष से अधिक। जैसा कि हमने जो भी डायग्राम समझा है उसी डायग्राम को यहाँ पर लाइनों के माध्यम से आपको बताया गया है, समझाया गया है, जो मैंने अभी आपको मैप समझाया। ठीक है। जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। शेष पुरुषों महिलाओं के निष्क्रिय नागरिकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने असेंबली के सदस्य होने के लिए लोगों को करदाताओं की उच्च श्रेणी में होना जरूरी था। ठीक है। जो मतलब कि नेशनल असेंबली का सदस्य वही था व्यक्ति जो क्या था? करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होता था। जो करदाता यानी कि जो टैक्स अधिक पे करता था वही क्या होता था? नेशनल असेंबली का सदस्य होता था। ठीक है। इसके आधार पर जो है इनके सदस्य चुने जा रहे हैं यहाँ पर। आगे देखो, संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। ये संविधान जो है इनका पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र से शुरू हो रहा है। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक अहर्णीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। आप सभी ने जो है अपने पिछली क्लास में भारत के संविधान को पढ़ा है और संविधान में क्या क्या अधिकार हैं उसके विषय में भी आपने पढ़ा है। आपको क्या करना है, सभी की बुक के पीछे जो है आप अपने बुक के पीछे भी जो भी आपका मैटर लिखा हुआ है प्रस्तावना, उस प्रस्तावना को आपको एक बार ही पढ़ना है। ठीक है। जिससे क्या होगा, उस प्रस्तावना को पढ़ने के बाद में आप जो है जो ये लिखा हुआ है, आप जब भारत के संविधान को अगर आपने पढ़ा है और आपको समझ में आया हुआ है क्योंकि आपने पढ़ रखा है, अगर नहीं आता तो मैं आपको समझा दूंगी। तो अगर जिनको ये समझ में आया हुआ है और पढ़ा हुआ है तो उनको जो है फ्रांस का संविधान जो है, ये संविधान जैसे शब्द आ रहे हैं, ये अधिकार, जीवन का अधिकार जैसे शब्द आ रहे हैं वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है। क्योंकि भारत में भी ये स्थितियाँ आ चुकी हैं और इन स्थितियों से निकल कर जो है भारत का भी संविधान तैयार हुआ है। तो ये आसानी से जो है आपको जो फ्रांस का संविधान है वो ये समझ में आ जाएगा। तो फ्रांस भी अपने संविधान के लिए लड़ा है, उन्होंने भी अपनी असेंबली बनाई है और किस प्रकार से कानून बनाए हैं उसकी जो जर्नी है वही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो जीवन का अधिकार जो है उस समय उनका रहा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब कि हर एक अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता थी उनके लिए। कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक, सभी के लिए समान कानून, नैसर्गिक एवं अहर्णीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मतः प्राप्त थे। जन्म से ही जो है उनको जीवन का अधिकार प्राप्त हो गया था। हर अभिव्यक्त का वो कुछ भी अभिव्यक्त कर सकता था, बोलने की स्वतंत्रता थी उसको। ठीक है। तो इस प्रकार से जन्म से ही उनको ये अधिकार जो है प्राप्त होने शुरू हो गए थे, उनके संविधान में लिखा गया। इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता था। राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे। ठीक है। ये राज्य का ही अधिकार होता था कि वह जो है ये जो अधिकार है उनका जीवन का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, कानूनी बराबरी का जो भी अधिकार है इनकी रक्षा का अधिकार जो है राज्य का अपना कर्तव्य माना गया है। ठीक है। ये जो सारा आपको दे रखा है घोषणा पत्र पुरुष का, ये आपको सेल्फ पढ़ना है पूरा। ठीक है। ये सेल्फ आप पढ़ लेना।
आगे देखो, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। आदमी स्वतंत्र पैदा होते थे, स्वतंत्र रहते थे, उनके अधिकार समान होते थे। हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक एवं आहरणीय अधिकारों को संरक्षित रखना है। ये अधिकार है स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा एवं शोषण के प्रतिरोध का अधिकार। समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है। कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अनाधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिसे जनता की सत्ता की स्वीकृति न मिली हो। स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है और जो औरों के लिए नुकसानदेह न हो। समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है। कानून सामान्य